Hello, guys. Welcome to Legal Aid Academy. And here in today's session, we will have a small discussion on logical reasoning section and at the same time, importance of logical reasoning, weightage of logical reasoning, pattern of logical reasoning in CLAT exam. Right? चलो तो अभी सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग. व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग ऑल अबाउट एंड सेक्शन सिलेबस टॉपिक्स. कौन सा टॉपिक क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करेंगे. तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एट फर्स्ट टू ब्रांचेस और टू सेक्शंस आर देयर. नंबर वन इज योर वर्बल रीजनिंग. फ्रॉम नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर. वर्बल रीजनिंग बोलने वाली है ना, जो बोलती हैं. नॉन वर्बल रीजनिंग जो बोलती नहीं है. बेसिकली क्वेश्चंस फ्रॉम फिगर, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे आर इन वर्बल रीजनिंग. और जो जितने भी रेस्ट जो भी सिलेबस है रीजनिंग का वो वर्बल रीजनिंग के आता है, और ये जो फिगर वाले क्वेश्चंस है वो नॉन वर्बल के अंदर आएंगे. नाउ अब आगे फर्दर यू सी verbal reasoning is having two sections, and here comes the important point to understand for CLAT. Analytical reasoning number 1 and number 2 is critical reasoning. See, analytical reasoning is number 1, number 2 is critical reasoning. See, verbal reasoning कह लो या आप logical reasoning कह लो, ये important तो है लॉ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे वो क्लैट हो, आपका बीट क्लैट और एलेट और स्लैट और एमएचसीटी और सीयूईटी लॉ, कहीं भी किधर भी जो भी लॉ है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट तो है. बट क्लैट में क्या, क्लैट के लिए क्या? सी यू कैन चेक क्वेश्चंस फ्रॉम 2020 टू 2022, मतलब लास्ट 3 इयर्स के पेपर को चेक करो. एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जीरो हैं. ऑलमोस्ट जीरो मैं कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी उन्होंने पूछा भी है. सो ऑलमोस्ट जीरो. रेस्ट ऑल 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग. 30 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन क्लैट के अंदर. तो कहीं ना कहीं इसकी ही इंपॉर्टेंस ज्यादा है. एंड दिस इज माय स्टेटमेंट, और ये आप भी नोटिस करोगे. इफ यू आर प्लानिंग फॉर क्लैट ओनली, देयर इज नो यूज और नो नीड ऑफ doing this. If you are planning for only CLAT, सर मुझे एलेट भी देना है, मुझे ये भी एग्जाम देना है, वो भी देना है, फिर ठीक है. बट अगर किसी ने क्लैट की प्लानिंग करी है, कोई मतलब नहीं है एनालिटिकल रीजनिंग को करने का. अभी यहाँ पे कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये एनालिटिकल रीजनिंग में आते क्या क्या हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन क्रिटिकल रीजनिंग, क्या हमें एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ना है. आओ आगे देखते हैं. सी दिस ओवरऑल सिलेबस. समहाउ मैंने कोशिश किया कि सारे ही टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाए. तो एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग. सिलोजिज्म, सिलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है. बट क्लैट के अंदर अगेन सिलॉग के क्वेश्चंस आपको नजर नहीं आएंगे. अगेन मेरी बातों पे मत जाओ, लास्ट 3 इयर्स के पेपर को उठाए खुद ही चेक करो, है ना. लास्ट 3 इयर्स पैटर्न चेंज होने के बाद, ठीक है, पैटर्न चेंज होने के बाद की कहानी हो रही है, विच मीन्स फ्रॉम 2020 टू 2022. सिलॉग से क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग में आई हैव नॉट सीन, अभी तक तो नहीं देखा है. आगे आ जाए दैट इज समथिंग एल्स. बट हाँ, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट जरूर है. यस, फेवरेट आर्गुमेंटेशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, एजम्पशन, सेंट्रल आइडिया, थीम, डिडक्शन. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एज वेल. आपको इंग्लिश का फ्लेवर भी रीजनिंग में मिलेगा, और शायद इंग्लिश के अंदर रीजनिंग का फ्लेवर मिलेगा, है ना. फॉर श्योर ये चीजें होंगी क्लैट के पेपर में, तो ये इंग्लिश और रीजनिंग का फ्लेवर मिलता जुलता है. पैराडॉक्स, बोल्ड फेस, पैरेलल रीजनिंग इज आल्सो देयर, वो मैं कर गया था. बोल्ड फेस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं. एंड वंस अगेन इफ यू आर प्लानिंग फॉर क्लैट, ये तो बहुत अच्छे से करना होगा. अच्छा, मैं यहां मेंशन कर दूं, क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछने के फर्दर 2 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और कैन से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. एलेट के अंदर जिस तरीके से आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे स्लैट के अंदर, एमएचसीटी के अंदर, बाकी के एग्जाम्स में या पहले क्लैट के अंदर आते थे, दैट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस. क्लैट में नहीं होगा ऐसा, है ना. क्लैट के अंदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. देयर विल बी 1 पैसेज एंड बेस्ड ऑन 1 पैसेज देयर विल बी 5 सब क्वेश्चंस, which is called stems. अगर मैं रीजनिंग के टर्म में बात करूं, that is called stems, है ना. एनालिटिकल रीजनिंग ये है कुछ सिलेबस.
मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं। रीजन ये है कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर नीदर इन क्लैट नॉर इन एलिड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स, तो वहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है। एज यू कैन सी क्लॉक, कैलेंडर, है ना, रैंकिंग, ये सब टॉपिक्स, वेन डायग्राम, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सब ना क्लैट के अंदर आते हैं ना क्लॉक के अंदर, एलिड के अंदर आते हैं ना, और भी एग्जाम्स के अंदर। तो उसको मैंने वैसे ही नहीं लिखा। हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग फिर भी अगर पढ़ना है तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो। अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट के अंदर ऑब्वियसली एनालॉजी, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ऑल, अगेन सिमिलरली नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सेटिंग, पजल, इतना कर लो। एनालिटिकल रीजनिंग में क्लैट एलिड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, कोई मतलब नहीं है फिर उसके बाद आगे की चीजों को करने का, राइट। और एक आधे अगर आ जाए तो फिर वो दैट इज रिस्क जो आप कवर कर सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस लॉ एग्जाम्स में नहीं आते, तो इसको करने का वैसे ही कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको नॉन लॉ में शायद देखने को मिल जाए, जैसे मे बी, और सीयूईटी के अंदर देखने को मिल जाए, एचएम वगैरह के अंदर देखने को मिल सकता है। रेस्ट लॉ एग्जाम्स में ये कंप्लीटली नहीं आती। एनालिटिकल रीजनिंग के आने के चांसेस सर क्लैट एलिड में कितने हैं? आई कैन से यस, क्लैट में पूछ सकते हैं, जैसे अभी सॉरी एलिट में पूछ सकते हैं, जैसे 2022 में लास्ट ईयर एलिट ने भी कंप्लीट सरप्राइज किया है सबको। लेकिन जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं बेस्ड ऑन दैट पैसेजेस, दे वर समवेयर रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन के 6-7 क्वेश्चंस वर देयर। हाँ, वो पैटर्न चेंज था, स्टूडेंट्स उसको कोरिलेट नहीं कर रहे थे, दैट इज समथिंग एल्स। विल हैव अ डिस्कशन ऑन दोस थिंग्स एज वेल, उस पे भी सेशंस आएंगी। द पॉइंट इज, मुझे और आप सब भी ये नोटिस करोगे, मेरे अकॉर्डिंग भी एनालिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो नॉट सो यूजफुल फॉर क्लैट, ठीक है। और यहाँ लीगलाइट की प्लानिंग कुछ यही है कि जो भी हमारे क्लैट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लैट की स्ट्रैटेजी ही चले, राइट। विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग अबाउट क्लैट, टू दी पॉइंट बातें बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए। इफ क्रिटिकल इज इंपॉर्टेंट, क्लास में क्रिटिकल चलेंगी बॉस। ये क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, कोडिंग, ये सब पढ़ाने का स्पेशली टू क्लैट स्टूडेंट्स पर्पस नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट, सी जो मैंने कहा था, अभी मैं कुछ डिस्कशन में नहीं जा रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन अभी आपके पेपर का ही है, क्लैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ दिस इज प्योर क्लैट फ्रॉम 2020 गाइज। ये है क्लैट की रीजनिंग, प्योर रीजनिंग क्लैट में 2020 के अंदर इसी तरीके की आती है। देयर विल बी वन पैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और इसीलिए मैंने हमेशा से कहा है आपकी रीडिंग सुपर्ब होनी चाहिए। ये इंग्लिश नहीं है, मैं डे 1 पहले से ही बता दूं, यहाँ इंग्लिश की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग तक रिलेटेड है, इसके बाद की चीज़ें चेंज होती हैं। ये देख के ऐसा लगता है वो इंग्लिश चल रहा है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है मुझे कि सर बहुत हैक्टिक हो जाता है क्योंकि रीडिंग ही करनी होती है थ्रू आउट द पेपर, और ऐसा है, उसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ही पाला पड़ने वाला है। यू कैन नॉट हैव दैट एक्सक्यूज दैट सर क्या करूं मैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो रीडिंग बहुत हैक्टिक हो जाती है। इसी के लिए ही तो कहते हैं मॉक्स डे 1 से स्टार्ट कर दो, है ना, स्टार्टिंग से ही मॉक में जाना बहुत जरूरी है, सो दैट हैबिट वो डेवलप हो जाए। देखो इस तरीके से एक पैसेज, एंड बेस्ड ऑन दिस पैसेज देयर विल बी 5 सब क्वेश्चंस, मैंने तो 2 रख दिया अभी, सिर्फ दिखाने के लिए, कोई डिस्कशन नहीं है। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन एवरीथिंग, डोंट वरी। क्लैट पेपर की डिस्कशन, एलिट पेपर की डिस्कशन, वो सब होंगी। नाउ सी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सेंट्रल आइडिया, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सी yeah, strengthen the author's argument. Strengthening and weakening is somewhere related to argumentation, strengthening the author's opinion, weakening the author's opinion. अब ये चीजें ऑब्वियसली सिलेबस के कंप्लीशन से ही चीजें क्लियर होंगी। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको वो टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, थीम रिडक्शन समझनी पड़ेंगी, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया ये क्या है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दैट पैसेज देयर विल बी 5 सब क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछते हैं, डिटेल डिस्कशन होएगी। नाउ छोटी सी टिप्स, ये टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो अगेन पहले भी कई बार कहा है, रीडिंग चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। नाउ सब्जेक्ट नॉलेज की बातें तो ऑब्वियसली क्लास में हो जाती हैं, रीडिंग में फिर फर्दर किस तरीके से क्या, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने वाली बात यहाँ पॉइंट नंबर 1 तो होगा ही होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल चाहिए, आपकी रीडिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। नंबर 2 जो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पैसेजेस को समझने के लिए, है ना, कि भाई पैसेज को मैं रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखूं। अगर मैं बॉडी ऑफ द पैसेज की बात करूं तो
एक पैसेज के अंदर जो बॉडी है, जो स्टिमुलस जिसको कहते हैं ऑफ कोर्स रीजनिंग के लैंग्वेज में, तो स्टिमुलस इज हैविंग 3 पार्ट्स। जो एक पूरा का पूरा पैसेज है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स आर देयर। दिस इज कॉल्ड इंट्रो, जो स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, एंड देन वी हैव प्रीमाइस। अब प्रीमाइस क्या क्या इंक्लूड करता है ये फिर समझना जरूरी है। एंड देन लास्ट में वी हैव दैट कंक्लूसिव लाइन, कंक्लूजन, है ना। तो अगर आप किसी भी पैसेज को नोटिस करोगे, 3 पार्ट्स आर देयर, दैट इंट्रो पार्ट, प्रीमाइस एंड देन कंक्लूजन वाला पार्ट, राइट। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या इंट्रो ही एजम्पशन है? वो एक डिस्कशन अलग ही है ना। एजम्पशन, इंट्रो, क्या रिलेशन है क्या नहीं, वो सब बातें अगेन कंटेंट की है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन है। बट हाँ, ये सिस्टम पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या किस किस, जैसे नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीम डिडक्शन। तो थीम डिडक्शन के लिए किस किस पोर्शन को हिट करना है। इफ समवन इज सेइंग गो थ्रू द पैराग्राफ, पैसेज रीड कर लो, अरे थीम डिडक्शन के लिए पैसेज पूरे रीडिंग की जरूरत ही नहीं है। A theme can be derived from intro as well as from conclusions only. That's it. Premise की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे। 2-3-4 लाइन देख के आप थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो है इंट्रो वाला पार्ट, एट द सेम टाइम कंक्लूजन वाला पार्ट। हाँ, अगर इंट्रो समझ नहीं आया, इंट्रो से आपको पता नहीं चल रहा कि भाई टॉपिक किस पे है, then only you should go towards that premise वाला पार्ट, where we have opinion, ideas, ऑथर की ओपिनियन होती है, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स वगैरह, डेटा वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, तो उससे क्लैरिटी आती है। लेकिन अगर इंट्रो कंक्लूजन से क्लैरिटी है तो थीम यहीं से डराइव होता है। एक लास्ट पॉइंट यहां मैंने लिखा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पैसेज इन सिंपल सेंटेंसेस। कई बार पैसेजेस लेंदी होते हैं, पता नहीं चल रहा होता कि भाई एक्चुअली ये किस पे है, तो उसको फिर हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर का सेंस ये है कि ब्रेक करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2-4 लाइन को एक सिंपल सेंटेंस में बना के सोचो कि भाई ये क्या हो सकता है। एंड जो यहां चैलेंज आती है वो ये कि क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग उस एग्जाम ड्यूरेशन पे, जहां अपने पास 4 to 5 मिनट्स हैं, नॉट इवन 5, 4.5 मिनट्स आर देयर फॉर वन पैसेज, क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं? ऑफ कोर्स चैलेंज है, बट नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो सजेशंस हैं रीजनिंग को लेके वो यही है। क्लैट में, रीजनिंग में critical reasoning is important. There is as such no use of having analytical reasoning, coding, blood relation, direction, clock, calendar, है ना। वो शॉर्टकट्स बहुत हैं और सब सीखोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, करना जरूर चाहिए, बट important is your critical. Please remember. Thank you guys. Thank you from my side in this video. We'll have some more videos on more things. आगे के सेशंस में जरूर करेंगे, प्रोबेबली क्लैट के पेपर के साथ, इलेट के पेपर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।